नमस्ते दोस्तों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है अहंकार। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये क्या कह रहे हैं आप भैया? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। यदि तुम्हारी सास ने तुम्हें नहीं अपनाया तो तुमने भी कभी उनके निकट जाने का प्रयास नहीं किया, जबकि तुम्हें पता था कि ये विवाह रोहित के हट के कारण हुआ है। भैया, मैं आपसे बहस नहीं कर रही हूँ, किंतु जब बहू अपने प्रियजनों को छोड़कर अनजाने लोगों के बीच जाती है, तब ससुराल वालों का फर्ज नहीं बनता है क्या कि उसे अपनाए, उसे खूब प्यार दे, जिससे कि वो उस घर को अपना समझने में, अपना बनाने में उसे कोई मुश्किल ना लगे। देहरादून एक्सप्रेस अपनी पूरी रफ्तार से भागी जा रही थी, किंतु इससे भी तेज भाग रहा था वैभव का मन। भागती ट्रेन के शोर से भी अधिक नेहा के पत्र के शब्द उसके दिमाग पर हथौड़े बरसा रहे थे, और चोट से बचने के लिए उसने अपना चेहरा खिड़की से सटा लिया और प्रकृति के विस्तार में अपनी आंखें गड़ा दी। किंतु दूर दूर तक फैले हुए खेत खलिहान और भागते हुए वृक्ष भी उसके मन को बांध न सके। मन बार बार वर्तमान से अतीत की ओर भाग रहा था। उसकी बहन नेहा ने मनोविज्ञान में एमए किया था। उसका इरादा पीएचडी करने का था। वो शुरू से ही पढ़ने में बड़ी तेज थी। मेहनत और लगन की उसमें कमी भी नहीं थी। लेक्चरर बनकर अपना एक अलग स्थान बनाने के लिए वो जी जान से जुटी हुई थी। लेकिन नेहा कहाँ जानती थी कि कभी कभी एक छोटा सा अनुरोध भी जीवन को नया मोड़ दे देता है। रोहित ने उसे एक विवाह समारोह में देखा था और वहीं उसे उसने पसंद कर लिया। उसकी ओर से जब विवाह का प्रस्ताव आया, तब तो नेहा ने तुरंत ही इनकार ही कर दिया था। विवाह के लिए वह अपने कैरियर को दांव पर नहीं लगाना चाहती थी। विवाह तो बाद में भी किया जा सकता था। उसके भाई वैभव, जो उसके मित्र और पथ प्रदर्शक भी थे, उनकी भी यही इच्छा थी कि पहले नेहा अपना कैरियर सेट कर ले, फिर विवाह। भाभी सुजाता ने तब दोनों को समझाया था कि जीवन में ऐसे मौके बार बार नहीं आते। नेहा ऐसे मौके को अपने हाथ से ना जाने दे। लेकिन नेहा ने विरोध करते हुए कहा था, भाभी तुम भली भांति जानती हो कि मैं वर्षों से एक ही सपना देख रही हूँ कि मैं जीवन में कुछ बनूं, और तुम लोग मेरा ये सपना तोड़ देना चाहते हो। काफी सोचने के बाद वैभव को सुजाता की बात ही अधिक सही लगी, तो उन्होंने नेहा को सुझाया, क्यों ना ऐसा रास्ता अपनाया जाए नेहा, जिससे लड़का भी हाथ से ना जाए और तुम्हारी इच्छा भी रह जाए। रोहित से पत्र व्यवहार करके ये स्पष्ट कर लेते हैं कि उसे विवाह के बाद नेहा के पीएचडी करने पर कोई आपत्ति तो नहीं। इसके बाद वैभव और रोहित के बीच पत्र व्यवहार हुआ, जिससे पता चला कि रोहित को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। तब खुशी खुशी नेहा और रोहित का विवाह संपन्न हो गया। नेहा को विदा करते हुए जहां वैभव को उसके दूर चले जाने का दुख था, वहीं यह संतोष भी था कि उसने अपनी बहन के प्रति कर्तव्य को पूरा करके माँ का दिया हुआ वचन निभाया है। इसके लिए भी वह सुजाता का आभारी ही था, जिसने भाभी के रूप में नेहा को माँ के जैसा ही स्नेह दिया था। विवाह के बाद नेहा जब पहली बार रोहित के साथ मायके आई, तो वैभव को उसके चेहरे पर दमकती खुशी देखकर सुखद अनुभूति हुई। समय का पंछी उड़ता ही रहा और देखते देखते 6 साल बीत गए। इस बीच नेहा 2 बच्चों की माँ भी बन गई। शादी के बाद जब कभी वैभव और सुजाता ने उससे पीएचडी पूरी करने के विषय में कहा, तो वो हंसकर टालती रही। वैभव समझते थे नेहा अपने विवाहित जीवन के सुख में इतना खो गई है कि अब वो पीएचडी करने की बात लगभग भूल बैठी है। उनका नेहा के बारे में यह भ्रम न जाने कब तक बना रहता, यदि अचानक उन्हें उसका भेजा पत्र न मिलता। पत्र मिलते ही वे उससे मिलने के लिए चल पड़े थे। अचानक ट्रेन को झटका लगा और वैभव अतीत से वर्तमान में लौट आया। उसने जेब से पत्र निकाला और फिर एक बार उसकी नजरें उन पंक्तियों पर अटक गई। पिछले 6 सालों से अपने ही घर में अपने वजूद को तलाश करते करते थक चुकी हूँ भैया। इससे पहले कि पूरी तरह टूट कर बिखर जाऊं, मुझे यहाँ से ले जाओ। पत्र पढ़ते ही वैभव फिर से बेचैन हो गया। उसका शेष सफर बड़ी कठिनाई से ही बीता। बड़ौदा स्टेशन पर उतरते ही उसने टैक्सी पकड़ी और नेहा के घर जा पहुंचा।
बड़े भाई को देखते ही नेहा उनसे लिपट गई और सुबकने लगी। रोहित आश्चर्यचकित होकर बोला, अरे भैया, आप आने की खबर कर देते तो मैं स्टेशन ना पहुंच जाता आपको लेने के लिए। कहते हुए उसने वैभव के पैर छुए। अचानक ऑफिस का कुछ विशेष काम निकल आया, इसलिए खबर देने का समय नहीं मिला। चलो अच्छा हुआ इसी बहाने आप आए तो। नेहा के ससुर ने वैभव को सोफे पर बैठाते हुए कहा, शालू कहाँ है? वैभव ने चारों तरफ निगाहें दौड़ाते हुए पूछा। शालू स्कूल गई है, नेहा ने बताया, और बेटे सोनू को अपने भाई के गोद में देकर चाय का प्रबंध करने चली गई। दोपहर में वैभव जब आराम करने के लिए नेहा के कमरे में गया तो उसने स्नेहपूर्वक उसे अपने पास बिठाते हुए कहा, तुझे किस बात का दुख है नेहा? भाई का स्नेह स्पर्श पाते ही नेहा फफक पड़ी। मुझे यहाँ से ले चलो भैया, वरना मैं मर जाऊंगी। और उसके बाद नेहा ने धीरे धीरे वैभव को सारी बातें बताई। रोहित की मम्मी बेटे का विवाह करना ही नहीं चाहती थी मेरे साथ में। वो तो उसका विवाह कहीं और करना चाहती थी, परंतु रोहित ने मुझे पसंद कर लिया था। बेटे के हट के आगे उनको झुकना पड़ा, पर उन्होंने कभी दिल से मुझे स्वीकार ही नहीं किया। वो पहले दिन से ही मेरा विरोध करती रही। मैं जब भी उनका कोई काम कर देती तो वो उस काम में कमियां निकलती। मेरे ससुर भी जब भी मेरा पक्ष लेते तो वो उन्हें भी डांट देती थी। विवाह के 2-3 दिनों के बाद ही उन्होंने सारे कामों का दायित्व नेहा को सौंप दिया था। धीरे धीरे नेहा ने चुप्पी साध ली। इसी बीच वह 2 बच्चों की मां बन गई। फिर भी घर में उसका कोई महत्व नहीं था। रोहित नेहा के साथ होते हुए अन्याय को देखकर भी अनदेखा करता रहा। रोहित की उदासीनता ने नेहा को इस घर से चले जाने के लिए मजबूर किया। वो सोचती जहां रहकर वह खुद का व्यक्तित्व संवार नहीं पा रही, बल्कि व्यक्तित्व उसका कुंठित ही हो रहा है, वहां वह किस तरह से अपने बच्चों को उचित परवरिश दे सकती है। इसलिए उसने वैभव को पत्र लिखा था, ताकि उसके पास रहकर वह नए सिरे से अपना जीवन शुरू करे। वैभव बोला, फिलहाल वह 7-8 दिन बड़ौदा में रुकने वाला था। एक रात वैभव और नेहा घर में छत पर जाकर बैठे थे। छत पर ठंडी हवा चल रही थी, किंतु नेहा बहुत अधीर थी। अब तक वैभव ने उससे चलने के बारे में कुछ कहा ही नहीं था। वैभव के बैठते ही नेहा ने उसका हाथ पकड़ लिया और रोंदे गले से बोली, भैया मुझे ले चलो ना यहाँ से, मैं अब और यहाँ नहीं रह सकती। वैभव बोला, नेहा, जब से मैं यहाँ आया हूँ तुम्हारी स्थिति को जानने और समझने का प्रयास ही तो कर रहा हूँ। फिर भैया, फिर तो आपने देखा होगा कि इस घर में तो मेरा कोई महत्व ही नहीं है। किसी को मुझसे जरा भी प्यार नहीं, यहाँ तक कि रोहित को भी नहीं है। तब मैं क्यों यहाँ पर जबरन पड़ी रहूं? प्रश्न जबरन पड़े रहने का नहीं है नेहा। प्रश्न तो ये है कि क्या यहाँ से चले जाने से तुम्हारे संबंध अच्छे बन जाएंगे? जब संबंध ही नहीं रखने तो उनके अच्छे या बुरे होने का क्या अर्थ है भैया? पगली, क्या संबंध, वैवाहिक संबंध ऐसे इतने आसानी से टूट सकते हैं? वैभव काफी देर तक नेहा को गंभीरता से देखते रहा, फिर बोला, याद रखो नेहा, संबंध तोड़ना सरल है, क्षण भर में हम कोई भी संबंध बिगाड़ सकते हैं, किंतु असली कला है उन्हें जीवन भर निभाना। एक पल रुककर वैभव गंभीर स्वर में बोला, नेहा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि मैं जो कुछ भी करूंगा वो तुम्हारी भलाई के लिए ही होगा। यह भी कोई पूछने की बात है भैया? आपसे अधिक तो मुझे खुद पर भी भरोसा नहीं है। तो सुनो नेहा, पिछले कई दिनों से मैं यहाँ की स्थिति को देख और समझ रहा हूँ। वास्तव में तुम लोगों के संबंधों में टकराव नहीं है, बल्कि उदासीनता है, और इसके लिए मैं समझता हूँ कि तुम भी कम दोषी नहीं हो। ये क्या कह रहे हैं भैया आप? मैं ठीक कह रहा हूँ। यदि तुम्हारी सास ने तुम्हें नहीं अपनाया तो तुमने ही कभी उनके निकट जाने का प्रयास किया है? ऐसा मुझे नहीं लगता, जबकि तुम्हें पता था कि ये विवाह रोहित के हट के कारण हुआ है। भैया, मैं आपसे बहस नहीं कर रही हूँ, किंतु जब बहू अपने प्रियजनों को छोड़कर अनजाने लोगों के बीच में आती है तो ससुराल वालों का यह कर्तव्य रहता है कि वे उसे अपनाएं और उसे भरपूर प्यार दें, ताकि वह उस घर को अपना घर समझकर नया जीवन प्रारंभ कर सके। वैभव ने सिर हिलाते हुए नेहा की बात का समर्थन किया, फिर उसे समझाते हुए बोला, जीवन में सब कुछ सरलता से प्राप्त होता है क्या नेहा? जीवन तो संघर्ष का ही नाम है। कभी कभी उसके लिए अथक प्रयास करने पड़ते हैं। और याद रखो नेहा, किसी से कुछ पा लेना व्यक्ति की अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। अब इन बातों से क्या लाभ?
नेहा बोली, अब तो सब कुछ समाप्त हो चुका है भैया। इन लोगों के व्यवहार ने मेरा मन मार दिया है। अब मुझ में कुछ भी करने का उत्साह शेष नहीं है इनके लिए। नेहा, जब ऐसा लगे कि अंधकार अब कभी समाप्त नहीं होगा, तभी प्रकाश की किरण दिखाई देने की संभावना प्रबलतम होती है। इन टिमटिमाती हुई बत्तियों को देखो। इतना कहकर वैभव ने हाथ से एक और इशारा किया। नेहा ने उस ओर देखा। पूरी तरह से अंधकार में किसी फैक्ट्री की वह जलती हुई 3-4 बत्तियां बड़ी भली लग रही थी। अपनी जिंदगी के अंधकार में हमें इसी तरह के बिंदुओं से अपने आगे का रास्ता चुनना चाहिए। इतनी अच्छी अच्छी बातें करनी आपने कहाँ से सीख ली भैया? नेहा वैभव की बातों से प्रभावित होकर बोली। माँ से। नेहा, तुम उस समय छोटी थी। माँ को मैंने कभी भी निराश होते हुए नहीं देखा था। कैसी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, वह कोई न कोई आशा की किरण जरूर खोज लेती थी। वैभव ने कुछ पल रुककर नेहा की ओर देखा। नेहा सिर झुकाए कुछ सोच रही थी। वैभव ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नेहा, मैं चाहता हूँ एक बार तुम सच्चे मन से अपने घर के लोगों के बीच की दूरी को समाप्त करने का प्रयत्न तो करो। उस दूरी को जो तुम्हारे और तुम्हारी सास के बीच है। यदि तुमने कुछ पग आगे बढ़ाए तो दूरी कुछ कम ही होगी। नेहा ने अविश्वास से ही सही लेकिन सहमति में सिर हिलाया। इसके पश्चात वैभव नेहा को धीरे धीरे काफी बातें समझाता रहा। अंत में बोला, मैं आज से ठीक 6 महीने के बाद फिर यहाँ आऊँगा। यदि स्थिति में थोड़ा सा भी सुधार नहीं हुआ तो तुम अपने भाई पर विश्वास रखो। मैं तुम्हें अवश्य यहाँ से ले जाऊँगा। इसके बाद वे दोनों नीचे आ गए। अगले दिन वैभव बड़ौदा से अपने घर वापस लौट गया। कुछ दिनों तक नेहा भैया की बातों पर विचार करती रही और अपने मन को तैयार करती रही उसके लिए, जिसमें वह खुद अर्जुन थी और भैया के वाक्य उसके लिए गीता के उपदेशों के समान थे। 2-3 दिनों के बाद नेहा के मामा जी का पत्र आया। उनकी लड़की की बड़ौदा में रह रहे एक इंजीनियर लड़के से रिश्ते की बात चल रही थी। उन्होंने पत्र में नेहा और रोहित से लड़का देखने का आग्रह किया था। सुबह का समय था। रोहित ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। तौलिए से हाथ पोंछते हुए वह रसोई घर में आया और नेहा से बोला, शाम को लड़का देखने जाना है, तैयार रहना। नेहा ने मुड़कर देखा। मम्मी फ्रिज में से पानी की बोतल निकाल रही थी। उसने कहा, मम्मी, शाम को आपको और पापा को हमारे साथ एक लड़के को देखने जाना है। हम लोग जाकर क्या करेंगे? उसकी सास बोली, तुम दोनों ही देखा। मम्मी ने पानी को गिलास में डाल लिया। जितनी अच्छी तरह आप लड़के और उसके परिवार की जांच परख कर लेंगी, हम दोनों थोड़े ना कर पाएंगे। यदि हमारी राय भिन्न भिन्न होगी तो भी स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में आपकी राय ही हम मानेंगे। माता पिता बच्चों से अधिक अनुभवी और समझदार होते हैं। उनका निर्णय थोड़े ना कभी गलत हो सकता है। नेहा ने जब विनम्रता से ये उत्तर दिया तो मम्मी और रोहित आश्चर्यचकित होकर नेहा की ओर देखने लगे। शाम को फिर उन चारों ने तैयार होकर लड़का देखने जाने के लिए तैयार कर लिया। अगले दिन रात में शालू नेहा से कहानी सुनाने की जिद कर रही थी। तब नेहा उससे बोली, बच्चे अपनी दादी से कहानी सुनते हैं। मैं छोटी थी ना, तब मुझे भी मेरी दादी माँ कहानियाँ सुनाया करती थी रोज। तो फिर शालू बोली, मैं भी दादी माँ के पास जाऊं? शालू उठकर खड़ी हो गई। नेहा बोली, हाँ जाओ, तुम्हारी दादी को भी खूब कहानी आती हैं। शालू दादी के पास चली गई। फिर बोली, दादी, मुझे कहानी सुनाओ ना। दादी उस समय सोने की तैयारी कर रही थी। बेरुखी से बोली, अपनी मम्मी से सुन लो कहानी। नहीं दादी, मैं तो आपसे ही सुनूंगी। मम्मी कहती है आपको बहुत सारी कहानी आती है। शालू मचल कर बोली, मुझे नहीं आती कोई कहानी। जाओ, जाकर अपने कमरे में जाओ, सो जाओ। दादी की डांट सुनी तो शालू रोते हुए कमरे में आ गई और फिर बिना दूध पिए ही सो गई। अगली रात को नेहा ने बहला फुसलाकर शालू को फिर से दादी के पास कहानी सुनने को भेज दिया, किंतु अंजाम फिर हुआ। उस दिन भी वह रोते हुए आई और भूखी सो गई। सुबह उसे हल्का सा बुखार हो गया था। रोहित ऑफिस जाते हुए मम्मी से बोला, मम्मी, शालू को यदि आप कहानी सुना दो तो बड़ा अच्छा हो। पिछले 2 दिनों से वो बिना दूध पिए सो रही है। आज पहली बार उन्हें बेटे ने किसी बात के लिए कहा था। वो नहीं चाहती थी कि यही बात फिर से दोहराई जाए। इसलिए रात होने पर उन्होंने स्वयं ही शालू को अपने पास बुलाया और अपने पास लिटा लिया। फिर कहानी सुनाने लगी। शालू की भोली भोली बातों से
धीरे धीरे मम्मी की सोई हुई ममता भी जगने लगी। अब वह अक्सर ही शालू को अपने पास बुलाकर सुला लेती। धीरे 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 शालू को उनके पास सोने की आदत लगने लग गई। आखिर एक दिन उन्होंने कह दिया नेहा से कि अब शालू बड़ी हो रही है, तो अब से वह उन्हीं के पास सोया करेगी। बच्चों के करीब आने के कारण धीरे धीरे घर का माहौल बदल रहा था, खुशनुमा होता जा रहा था। मम्मी और नेहा के बीच की दूरी भी कम हो रही थी। अब वह उसके साथ पहले की तरह कठोरता से पेश नहीं आती थी। नेहा को पछतावा हो रहा था कि जो प्रयास उसने भैया के कहने 6 वर्ष बीत जाने के बाद किया था, उसे पहले ही कर लेना चाहिए था। यदि मम्मी ने उसे अपने निकट नहीं बुलाया था, तो उसने भी तो कभी उनके पास जाने का प्रयत्न नहीं किया था। दोनों ही शायद अपने अपने अहम के दायरे में कैद थी। अक्सर रोहित नेहा के इस बदलाव पर आश्चर्य व्यक्त करता। इस पर नेहा हंस पड़ती और मन ही मन अपने भैया के प्रति श्रद्धा से भर उठती, जिन्होंने अपनी सूझबूझ से उसके बिखरते हुए घर को बचा लिया था। इसके बाद मम्मी का पथरी का ऑपरेशन हुआ। सप्ताह भर तक नेहा अस्पताल और घर के बीच दौड़ती रही। मम्मी की सेवा में उसने कोई कसर नहीं उठा रखी थी। एक सप्ताह के बाद जब मम्मी वापस घर आई, तो अगले दिन शाम के समय रोहित के एक मित्र परिवार सहित उन्हें देखने आए। बातों के दौरान मम्मी ने बताया कि वो और रोहित के पापा अपने बड़े बेटे के पास कानपुर जाने की सोच रहे। ये सुनकर नेहा और रोहित दोनों चौंक गए। मेहमानों के जाने के बाद नेहा उदास स्वर में बोली, ऐसा लगता है मम्मी कि आपकी सेवा करने में मुझसे ज़रूर कोई कमी रह गई, तभी तो आप यहाँ से जाने का सोच रहे हैं। नहीं नेहा, ऐसी बात नहीं है। तुमने जितनी सेवा की है ना मेरी बेटी होती तो शायद वो भी ना करती। मम्मी स्नेह भरे स्वर में नेहा के सर पर हाथ फेर कर बोली, तब फिर आपने कैसे सोच लिया कि हम आपको जाने देंगे? सोनू और शालू क्या आपके बगैर रह सकेंगे? कहते हुए नेहा अंदर चली गई। डैडी और मम्मी ने उसे अपने कमरे में बुलाया और कहा, नेहा, हम चाहते हैं कि ये मकान हम तुम्हारे नाम कर दे, साथ ही 50-50 हजार रुपए शालू और सोनू के नाम जमा कर दे। नेहा आश्चर्य से भर गई। बोली, ये सब क्यों मम्मी? आज आप लोग मुझसे कैसी बातें कर रहे हैं? देखो बेटी, जिंदगी का कोई भरोसा तो है नहीं। हमारे बाद भी सब कुछ तुम्ही लोगों का है, इसलिए अपने सामने ही थोड़ा थोड़ा तीनों बेटों के नाम कर देंगे तो अच्छा है। डैडी बोले, नहीं डैडी, मुझे आप लोगों का मकान और पैसा थोड़े ना चाहिए। आप अपना प्यार दीजिए। अपना प्यार देकर आप लोगों ने मुझे सब कुछ दिया है। इसके बाद और किसी दौलत की मुझे ज़रूरत नहीं है। कहते कहते नेहा की आंखों में आंसू आ गए। वो बाहर आ गई। बाहर आते हुए उसने सुना डैडी मम्मी से कह रहे थे, तुमने व्यर्थ ही कठोरता का आवरण ओढ़कर इतनी अच्छी लड़की को स्वयं से इतनी दूर रखा था इतने वर्ष। इस बात का पछतावा तो मुझे भी है जी। यह मम्मी की आवाज़ थी। सुनकर नेहा अपने कमरे में आ गई और फूट फूट कर रोने लगी। अगले सप्ताह वैभव बड़ौदा आए। अचानक ही भैया को देखकर नेहा को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने उसे बताया नहीं था। उसे तो पता ही नहीं चला कि भैया को गए 6 महीने बीत चुके हैं। गृहस्थी का सुख पाने में उसने जिस आस्था का परिचय दिया था, उसमें तो वैसे भी समय का पता नहीं चलना था। कमरे में अपनी अटैची रखते हुए वैभव ने हंसते हुए कहा, वादे के मुताबिक ठीक 6 महीने बाद मैं तुम्हें लेने आया हूँ। नेहा, चलोगी ना? नेहा ने सजल आंखों से मुस्कुराते हुए भाई की ओर देखा और कहा, आपकी दी हुई सीख की वजह से मैं गहरे अंधकार के बाद प्रभात की नई किरण मेरे आंगन में देख रही हूँ। अब इसके प्रकाश को छोड़कर कहाँ जाऊं? सुनकर वैभव के चेहरे पर संतोष की आभा आ गई और उन्होंने नेहा को प्यार से गले लगा लिया। तो मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी अहंकार। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। सच कहते हैं कि परिवार को बिखरने में क्या देर लगती, अगर परिवार में स्त्री अहंकार पूर्वक रहे। भाई ने बहन को सीख देकर उचित ही किया। आपको क्या लगता है, क्या नेहा को पीएचडी की तरफ ध्यान देना चाहिए, या अपने परिवार की तरफ ध्यान देना चाहिए, या उसे किसी तरह से इस सब के बीच में तालमेल बिठाकर अपना करियर भी संभालना चाहिए? कमेंट करके बताइए ज़रूर। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही एक बढ़िया सी कहानी के साथ।
तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।